यह एक सर्द सुबह थी। दिल्ली 13 दिसंबर 2001। राजधानी बेचैन थी। कोहरे की मोटी चादर राजपथ पर लटक रही थी और संसद का सत्र चल रहा था। उन दीवारों के भीतर बैठा था भारतीय लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल, केंद्रीय मंत्री, सांसद और देश के उपराष्ट्रपति। लेकिन सुबह 11:40 पर शासन का वह शांत संगीत अचानक गोलीबारी की गूंज में तब्दील हो गया। एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर नकली सुरक्षा पास चिपकाए गए थे, संसद के गेट को तोड़ते हुए भीतर घुस गई। उसमें बैठे थे 5 हथियारबंद आतंकी, AK-47 राइफल, ग्रेनेड और वह इरादा कि वे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को घुटनों पर ला दें। गोलियां तड़ातड़ चलने लगीं। सुरक्षाकर्मी संभलने से पहले ही गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। दीवारों से टकराकर गोलियां गूंज रही थीं, धुएं और धूल ने हवा को भर दिया था और संसद परिसर आतंक की चीख में बदल चुका था। 30 मिनट से भी कम वक्त में सभी 5 आतंकी मार गिराए गए। लेकिन भारत ने भी 9 बहादुर बेटे खो दिए, सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और एक माली, जो उस दिन घर वापस नहीं लौट पाया। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं था कि जाने गईं। असली सवाल था, इन आतंकियों को भेजा किसने? कौन था वह साहसी और खतरनाक दिमाग जिसने भारत की संसद, देश की सबसे सुरक्षित इमारत पर हमला करने की हिम्मत की, और वह भी तब जब प्रधानमंत्री कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। इसके बाद शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और तेज मैनहंट, एक दौड़ समय के खिलाफ, राजनीति के दबाव के बीच और युद्ध की आशंका के साए में। क्योंकि उस दिन सिर्फ दिल्ली नहीं हिली थी, उस दिन 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश, भारत और पाकिस्तान, जंग की कगार पर पहुंच गए थे। कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोर्चा संभाल लिया। यह कोई आम अपराध स्थल नहीं था, यह था एक युद्ध क्षेत्र जो समय में स्थिर हो गया था। हर गोली का खोल, हर सबूत किसी मास्टरमाइंड की ओर इशारा कर सकता था। दबाव असहनीय था। खुफिया एजेंसियों को पता था, अगर संसद पर हमला एक बार हो सकता है तो यह फिर से भी हो सकता है। जांच की शुरुआत हुई मारे गए आतंकियों से। उनके चेहरे गोलियों से छलनी हो चुके थे, लेकिन उनके हथियार, उनके दस्तावेज, उनके बैग सब कुछ बोल रहे थे। नकली पहचान पत्र, पाकिस्तानी फोन नंबर, एक लैपटॉप बैग जिसमें एन्क्रिप्टेड डेटा छिपा था। धीरे धीरे धागे जुड़ने लगे, सारे रास्ते सीमा पार के आतंकी नेटवर्क की तरफ जा रहे थे। लेकिन 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में भूतों को पकड़ना आसान नहीं था। स्पेशल सेल को सुराग चाहिए थे, और वो भी तुरंत। फोन कॉल ट्रेस किए गए, सिम कार्ड तोड़े गए, सुरक्षित ठिकानों पर छापे डाले गए। हफ्तों तक अफसरों ने नींद और चैन खो दिया। और फिर आया पहला बड़ा नाम, अफजल गुरु। शुरू में वह खुफिया फाइलों में सिर्फ एक फुसफुसाहट था। कश्मीर में कभी आतंकी रहा, बाद में आत्मसमर्पण कर चुका था। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली की अंधेरी गलियों में वह आतंकियों का सहायक बन चुका था। उसका लिंक, उसे संसद हमले से कुछ हफ्ते पहले हमलावरों के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पूछताछ में अफजल टूट गया, और उसकी जुबान से निकले नामों ने पूरे देश को हिला दिया। शौकत हुसैन, उसकी पत्नी अफसान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय के अरबी के प्रोफेसर SAR हिलानी। अफजल ने जो कहानी सुनाई, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। जांचकर्ताओं के मुताबिक उसने आतंकियों को दिल्ली में इधर उधर पहुंचाया, उनके लिए मोबाइल खरीदे, ठिकाने तय किए। वह बंदूक चलाने वाला नहीं था, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि बंदूकें संसद तक पहुंचे। गिरफ्तारियां तेजी से हुईं। शौकत और उसकी पत्नी पकड़े गए। प्रोफेसर गिलानी को उनके क्लासरूम से हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। देश स्तब्ध था। प्रोफेसर, आत्मसमर्पित आतंकी, मध्यम वर्गीय कश्मीरी, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हो सकते थे, या इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा था? राजनीतिक तापमान उबल रहा था।
भारत ने पाकिस्तान स्थित संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा पर आरोप लगाया। सेना को सीमा पर भेजा गया। टैंक रोल करने लगे। ऑपरेशन पराक्रम 1971 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू हुआ। पूरी दुनिया देख रही थी कि दक्षिण एशिया कैसे परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ा है। और इसी बीच दिल्ली की हाई सिक्योरिटी जेलों में 4 आरोपी बैठे थे जिन पर संसद हमले की साजिश का आरोप था। लेकिन यह सिर्फ सबूत का मामला नहीं था, यह दबाव का मामला था। प्रधानमंत्री को जवाब चाहिए था, संसद को न्याय चाहिए था, और देश जानना चाहता था कैसे 5 आतंकी भारत की सबसे सुरक्षित इमारत में घुस गए। क्या कोई अंदरूनी मदद थी? ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने अफजल के कबूलनामे, फोन रिकॉर्ड और हथियार पेश किए। उनका दावा था कि यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक साजिश थी जिसमें नागरिक और आतंकी दोनों ने मिलकर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी। बचाव पक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कबूलनामे दबाव में लिए गए हैं, सबूत कमजोर हैं और निर्दोष लोगों को राजनीतिक तूफान में घसीटा गया है। अदालत एक युद्धभूमि में बदल गई। यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि गुस्सा, दुहक और आंसू भी मौजूद थे। बाहर शहीद हुए जवानों के परिवार फांसी की मांग कर रहे थे। भीतर वकील साजिश की परिभाषा पर बहस कर रहे थे। अफजल गुरु इस दौरान चुपचाप बैठा रहा, कभी विद्रोही, कभी निराश। शौकत और उसकी पत्नी निर्दोष होने की गुहार लगाते रहे। गिलानी अपनी मासूमियत पर अडिग रहा। लेकिन जनता की नजर में ये चेहरे पहले ही आतंक के प्रतीक बन चुके थे। 2002 में निचली अदालत ने फैसला सुनाया। गिलानी को भी मौत की सजा सुनाई गई, साथ ही अफजल और शौकत को भी। अदालत में सनसनी फैल गई। एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में फांसी पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों की अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को बरी कर दिया। सीधे सबूतों की कमी बताई गई। शौकत की सजा घटाकर 10 साल कर दी गई। लेकिन अफजल गुरु, उसका भाग्य तय था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी बरकरार रखी, यह कहते हुए कि सजा राष्ट्र की सामूहिक अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए जरूरी है। ये शब्द वर्षों तक बहस का कारण बने। क्या अफजल मास्टरमाइंड था या सिर्फ मोहरा? क्या उसका मुकदमा निष्पक्ष था या जल्दबाजी में राजनीतिक दबाव में? मानवाधिकार संगठन और कानूनी विशेषज्ञ विभाजित रहे। लेकिन शहीद जवानों के परिवारों के लिए फैसला साफ था, न्याय होना ही चाहिए। अफजल ने तिहाड़ जेल की कोठरी में वर्षों बिताए। उसकी दया याचिकाएं अदालतों और राष्ट्रपति भवन के बीच घूमती रहीं। हर दिन एक सवाल था, जिंदा रहेगा या फांसी पर चढ़ेगा? जेल के कर्मचारी कहते हैं, कभी वह शांत रहता, कभी बेचैन, कभी लंबे खत लिखता जिसमें अपनी बेगुनाही की दलील देता, और कभी भाग्य के सामने चुपचाप झुक जाता। फिर फरवरी 2013 आए। ठंडी सर्द सुबह, वैसी ही जैसी 2001 में थी। तिहाड़ की ऊंची दीवारों के भीतर तैयारियां शुरू हुईं। सुबह 8 बजे अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह खबर जनता तक तभी पहुंची जब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके परिवार तक को बाद में बताया गया। खबर बाहर फैली, देश भर में लहर दौड़ गई। कहीं जश्न, कहीं मातम। कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। दिल्ली ने राहत की सांस ली। संसद हमला केस अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका था। या शायद नहीं, क्योंकि सवाल बाकी थे। अफजल ने कबूल किया था, लेकिन बाद में उसने कहा यह कबूलनामा दबाव में लिया गया था। गिलानी बरी हो गया। शौकत अपनी सजा काट चुका था। और असली मास्टरमाइंड, वे लोग जिन्होंने इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें भेजा,
उन्हें हथियार दिए, वे अब भी सुरक्षित बैठे रहे। पाकिस्तान के ठिकानों में, रावलपिंडी के अड्डों में, उन गुप्त कमरों में जहां आतंक का खेल रचा जाता है। दिल्ली पुलिस के लिए यह केस जीत भी था और बोझ भी। उन्होंने साजिश की परत खोली, लेकिन आतंक की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। संसद हमला सिर्फ एक लड़ाई थी। नेटवर्क अभी जिंदा था और शहीद परिवारों के लिए कोई फैसला काफी नहीं था, कोई सजा उनके अपने वापस नहीं ला सकती थी। संसद हमला भारत का एक अंधकारमय दिन था, लेकिन उतना ही निर्णायक भी। इसने दिखाया कि सुरक्षा कितनी नाजुक हो सकती है, देश कितने करीब तबाही के पहुंचा था और आतंक के खिलाफ जंग में दांव कितने ऊंचे हैं। इसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के किनारे तक पहुंचा दिया, आतंकवाद विरोधी नीतियों को बदल दिया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा मुकदमा जिस पर आज भी बहस जारी है। 13 दिसंबर 2001 एक आम सुबह के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज होकर। वह दिन जब संसद युद्ध भूमि बन गई, जब स्पेशल सेल ने अंधेरों में छिपे उन लोगों को खोजा जिन्होंने लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत की थी। वह दिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, याद दिलाती है कि सुरक्षा और अराजकता के बीच की रेखा सिर्फ एक गोली की दूरी पर होती है। क्योंकि आखिर में संसद हमला सिर्फ 5 आतंकियों की मौत की कहानी नहीं है। यह सिर्फ अफजल गुरु या उसके मुकदमे की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक राष्ट्र की, जिसने खून और आग में सीखा कि मास्टरमाइंड की तलाश कभी खत्म नहीं होती।